हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू एन ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल संडे में ये टेक क्यू एन ए वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। कल मैं गया हुआ था कहीं बाहर, इवनिंग में वापस आया तो फिर उसके बाद टाइम नहीं था वीडियो शूट करने का, इसलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेक क्यू एन ए वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं मोहिउद्दीन वारेकर जी का। ये लिखते हैं कि LG 55UT 80506LA और सैमसंग 55DU 7000 एंड सैमसंग DU 3660, ये तीनों में बेस्ट टीवी कौन सा है? प्लीज सजेस्ट, मुझे बाई करना है। मोहिउद्दीन वारेकर जी, आई थिंक आपको LG UT 80506 मॉडल परचेज करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, टीवी का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। हालांकि DU 7000 मॉडल भी ठीक है, लेकिन आई थिंक इन तीनों में बेटर UT 80506 मॉडल ही है LG का। DU 3660 तो कोई मॉडल नहीं है, 7660 है। आई थिंक वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, उसको तो इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको LG UT 80506 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं संगीत शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि आफ्टर क्लीनिंग दिस प्रॉब्लम कम्स इन एवरी 3-4 मंथ। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं LG के टीवी के बारे में। तो LG के टीवी में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि उसका जो वाईफाई है वो बार बार कनेक्ट हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था, ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था, ब्लूटूथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था, और जो टीवी का मैजिक रिमोट कंट्रोल है वो भी डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। मैंने LG में बात की तो LG ने बताया कि आपका जो वाईफाई मॉड्यूल है, टीवी के अंदर छोटा सा वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है, वो ख़राब है, वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट 8000 रुपीज़ है। तो मुझे लगा कि अगर वाईफाई मॉड्यूल ख़राब है तो ये कनेक्ट क्यों हो रहा है और डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब वाईफाई मॉड्यूल ठीक है। तो मैंने टीवी को खोलकर मदरबोर्ड से जो वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट था एक रिबन वायर के थ्रू, तो उस वायर को मैंने वहाँ से क्लीन कर दिया। उसकी जो पिंस थी उसको मैंने थोड़ा सा रब करके क्लीन किया, और उसका जो कनेक्टर था उसमें डस्ट वगैरह आ गई थी, उसको मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में मैंने उसको रिकनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो फिर से वो 3-4 महीने बाद सेम प्रॉब्लम आने लगी, और फिर से मैंने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद एक बार और प्रॉब्लम आई तो फिर से मैंने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर इनका भी सेम क्वेश्चन है, इनके टीवी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने क्लीनिंग प्रोसेस किया जो मैंने बताया था, लेकिन वो 3-4 महीने बाद फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए, सेम प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, तो फिर मुझे लगा कि इसकी जो रिबन वायर है उसको ही चेंज करना पड़ेगा। वो मैंने LG में बात की तो जो रिबन वायर की कॉस्ट थी वो 2000 रुपीज़ वो अप्रॉक्स बता रहे थे, और उसके सर्विसिंग चार्ज वगैरह मिला के वो 2500 रुपीज़ समथिंग बता रहे थे। तो मैंने क्या किया कि जो रिबन वायर है, अभी मेरे पास में कोई वो वायर पड़ी हुई नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो जो रिबन वायर की पिन्स होती हैं आगे की, मैंने उन पिन्स को वहाँ से कट कर दिया, और थोड़ी सी ऊपर की जो उस पर एक लेमिनेशन रिबन वायर पे रहती है, तो जितनी पिन्स मुझे बाहर निकालनी है उतनी लेमिनेशन जो थी मैंने एक ब्लेड की हेल्प से उसको रब करके वहाँ से वो पिन्स मैंने दोबारा बाहर निकाल ली। और उसके बाद में मुझे लगा कि ये रिबन वायर तो ख़राब ही है, अगर ये कट करने से ख़राब हो भी जाएगी तो मुझे न्यू तो परचेज़ करना ही है, क्योंकि बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। बार बार टीवी को उतारना, उसका बैक पैनल खोलना, फिर से सारा वही प्रोसेस करना, वो काफ़ी लेंदी वर्क हो जाता था। थोड़ा डर भी लगता था कि टीवी वगैरह बार बार उतारने में टूट ना जाए। तो मैंने फिर से वो रिबन वायर की पिन्स को कट करके और दोबारा वहाँ से न्यू पिन अंदर से निकाली, और उनको जब से मैंने लगाया है तब से फिर वो प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आई थिंक ऐसा क्योंकि मुझे अब 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और अब जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, मुझे रिबन वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं, उसकी पिन को कट करके दोबारा जो पिन है वो बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो आप प्लीज़ ना करें। वो रिबन वायर ऐसा ना हो आपकी ख़राब हो जाए, तो किसी LED TV मैकेनिक की आप हेल्प ले लें और उसको आप ये चीज़ बताएं, हो सकता है कि वो इसको कर दे, अदरवाइज आप उसकी रिबन वायर चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सर वयंकनक सिंह जी का। माफ़ कीजिए आपका नाम मैंने सही से ना लिया हो। तो ये लिखते हैं कि अंडर 10K बेस्ट प्रोजेक्टर लिंक। देखिए, अंडर 10K में आपको कोई प्रोजेक्टर परचेज करना है तो ZETCO युवा प्लस आप प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 8990 रुपीज़ उसका प्राइस है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। दूसरे जो 10,000 रुपीज़ के अंडर में प्रोजेक्टर आते हैं उनसे तो ये कहीं बेटर है।
तो Zco युवा प्लस आप परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विजन वॉइस के का। ये लिखते हैं कि ये स्क्रीन किस कंपनी का है, क्या ऐसी ऑटोलॉक स्क्रीन वाले स्क्रीन कोई कंप्लेन तो नहीं है, कहीं बीच में फंसने का या अलग होने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंग वगैरह में कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ऑटोलॉक मैकेनिज्म पुल डाउन प्रोजेक्टर स्क्रीन का, जिसे हम स्क्रीन को इस तरीके से पुल डाउन अपने हैंड से करते हैं और नीचे जहाँ पर भी ला के छोड़ते हैं तो वो ऑटो लॉक वहाँ पर हो जाती है, उसमें हमें कोई लॉक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर से उसे रोल करना होता है तो फिर से हम उसको पकड़ के हल्का सा खींचेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे तो वो अंदर चली जाती है। तो मेरे पास में स्टार्टिंग में वही स्क्रीन थी, 124 इंच की मैंने परचेज़ की थी, तो उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ये जो मैंने स्क्रीन परचेज़ की थी तो एक दिल्ली में फाइन प्रोजेक्शन एक फैक्ट्री है, वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। वो अलग अलग ब्रांड के लिए स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैंने जो परचेज़ की थी उसका कोई ब्रांड नेम नहीं था, वो जस्ट मैंने एक फैक्ट्री से परचेज़ की थी और मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिली थी। 124 इंच की उन्होंने मुझे सिर्फ 6000 रुपीज़ में दी थी। उसको करीब 1-1.5 साल तक यूज़ किया, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना वो कभी बीच में फंसी और ना कभी उसमें किसी भी तरीके का इशू नहीं आया, ना उसके स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम आई। स्प्रिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए रहते हैं, जनरली वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर ख़राब हो भी जाते हैं तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे या फिर आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिल जाएंगे जहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, या जहाँ से भी आप परचेज़ करेंगे वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और उसे आप अपने ईजिली खुद से ही फिट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म इसका रहता है। तो काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको सेल आउट कर दिया। अब वहाँ पर उनके पास ये प्रॉब्लम आई हो या नहीं आई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्क्रीन चल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अलमू वली जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव द सेम रिमोट बट इट डजंट वर्क विद माई स्क्रीन, कैन यू टेल वाई। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मोटराइज्ड प्रोजेक्टर स्क्रीन के रिमोट कंट्रोल के बारे में। इनके पास भी सेम रिमोट कंट्रोल है पर वो काम नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है। देखिए अब इसके रिमोट कंट्रोल के काम ना करने के कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है, बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो बैटरी आप रिप्लेस करके देख लें। अगर आपने न्यू भी परचेज़ किया है तो भी आप बैटरी रिप्लेस करके उसकी देख लें। एक स्क्रू पीछे दिया हुआ है, इसको खोलकर आप उसकी बैटरी आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि कभी कभी ये अनपेयर भी हो जाता है। तो वैसे तो जब कंपनी से हम परचेज करते हैं तो वो रिमोट कंट्रोल को जो उसका मैनुअल रिमोट कंट्रोल यूनिट होता है उससे इसको पेयर करना पड़ता है, तो पेयर होकर ऑलरेडी आता है। कभी कभी अनपेयर अगर हो जाता है तो रिमोट कंट्रोल के पीछे भी आई थिंक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहती है किस तरीके से आपको पेयर करना है। और स्क्रीन के साथ में भी एक हमें पेपर मिलता है जिसमें इंस्टॉलेशन गाइड होती है, वो उसमें भी रिमोट कंट्रोल के बारे में मेंशन किया गया होता है कि किस तरीके से उसको जो है फिर से पेयर करना है। तो एक बार पेयर करके आप चेक कर सकते हैं। मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है तो मैंने चेक नहीं किया उसको कि कैसे पेयर करना है। बाकी YouTube पे आपको काफ़ी सारे उसके वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से आपको पेयर करना है, और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि इसका जो मैनुअल है, जो रिमोट कंट्रोल का मैनुअल भी आता है इसके साथ में, स्क्रीन के साथ में, तो वो आपको गूगल पे मिल जाए। तो आप चेक कर सकते हैं, मे बी उसकी बैटरी ख़राब हो या फिर वो अपने जो रिमोट कंट्रोल यूनिट है उससे डिस्कनेक्ट हो गया है, तो यही प्रॉब्लम आई थिंक इसमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं श्री लक्ष्मी जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, आई वांट टू परचेज सैमसंग QLED 55 इंच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Q60D एंड Q70D? मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन स्टोर हैव Q60D एज डिस्प्ले यूनिट, विल देयर बी ए मेजर डिफरेंस इन डिस्प्ले एंड स्पेक्स बिटवीन दीज टू मॉडल्स? प्लीज सजेस्ट विच वन टू चूज बिटवीन Q60D एंड Q70D, थैंक यू सर। देखिए इन दोनों ही टीवी मॉडल में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों के लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट दिया गया है। Q60D मॉडल थोड़े से सिंपल डिज़ाइन के साथ आता है, जबकि Q70D मॉडल थोड़ा सा प्रीमियम डिज़ाइन में आता है। सिंगल टेबल टॉप स्टैंड उसमें मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा रिफ्रेश रेट आपको Q60D में 60 हर्ट्ज मिलता है, जबकि Q70D मॉडल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा प्रोसेसर में फ़र्क दिया गया है। दूसरा, Q60D मॉडल में फार फील्ड टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है, यानी कि आप विदाउट रिमोट टीवी को वॉइस कमांड नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आपको Q70D मॉडल में मिल जाती है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको दोनों ही टीवी मॉडल में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखेंगे तो Q70D मॉडल ही बेटर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रसाद शिंपी जी का। ये लिखते हैं कि विच इज़ बेटर, व्यू मास्टरपीस और हाइसेंस E68N? देखिए दोनों ही टीवी मॉडल में व्यू मास्टरपीस QLED कहीं ज़्यादा बेटर है। फुल एरे डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी उसमें आपको मिलती है, जबकि हाइसेंस E68N नॉर्मल डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। हालांकि दोनों ही QLED टीवी हैं,
ब्राइटनेस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है व्यू मास्टरपीस QLED में, और जो ऑडियो आउटपुट है वो भी व्यू मास्टरपीस QLED में काफ़ी बढ़िया दिया गया है। टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मिलेंगे। तो व्यू मास्टरपीस QLED ही आई थिंक बेटर टीवी मॉडल है इन दोनों ही टीवी मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सोहेल मखानी जी का। ये लिखते हैं कि LG UT 8040 या सोनी ब्राविया 2 S25 कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए वैसे तो दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया है, दोनों ही टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस यहाँ पर रहेगी कि आप LG UT 8040 मॉडल परचेज़ करें, और इसमें आपको मैजिक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जो कि यूज़ करने में काफ़ी इजी होता है। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी इसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, अप स्केलिंग भी इस टीवी की काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक UT 8040 मॉडल आप कंसीडर करें तो बेटर रहेगा। हालांकि सोनी S25 मॉडल भी काफ़ी बढ़िया है, वो भी आप परचेज करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अर्पित मिक जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, कैन यू प्लीज रिकमेंड ए टीवी अराउंड 35 to 40K and screen size can be 43 or 50 inch. I would prefer QLED over LED but it doesn't have to be QLED. अर्पित जी, इस प्राइस रेंज में आप परचेज कर सकते हैं हाईसेंस Q6N और हाईसेंस E68N, दोनों ही काफ़ी बढ़िया टीवी हैं। दोनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। QLED टीवी हैं, टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया इनमें मिल जाती है। हाईसेंस E68N आप परचेज कर लें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मिथिलेश HR जी का। ये लिखते हैं कि हाई सर, आई एम लुकिंग टू परचेज LG QNED 88T, व्हाट इज़ योर रिव्यू ऑन इट, प्लीज़ टेल मी। मिथिलेश जी, LG QNED 88T मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं। इससे बेटर ऑप्शन वैसे हो सकता है 90T मॉडल, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जो 88T मॉडल है इसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि 90T मॉडल में आपको मिनी LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी मिलती है, और टीवी काफ़ी बढ़िया है। तो दोनों में से आप कोई भी परचेज कर लें जो भी यहाँ पर आपके बजट में आ रहा हो। अगर आपका बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं तो आप QNED 90T मॉडल परचेज करें तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।